थिंग्स यू शुड नो वाइल यू आर अप्लाइंग फॉर जर्मनी। इसमें से कोई भी पॉइंट आपकी रिजेक्शन का रीज़न हो सकता है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ थिंग्स यू शुड नो वाइल यू आर अप्लाइंग फॉर जर्मनी, या बेसिकली जर्मनी, एंड maybe that could be the reason for your rejection। इसमें से कोई भी पॉइंट आपकी रिजेक्शन का रीज़न हो सकता है। तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए जब अगर आप इस टाइम जर्मनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई करने का सोच रहे हो। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि आपको जर्मनी आना था तो आप कैसे आए हो, मनी के थ्रू, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहते हैं। तो ऐसा है गाइस, मैं स्टडी वीज़ा पे हूँ, उसके लिए पैसे की भी ज़रूरत पड़ी है। एंड मेरा स्टडी बैकग्राउंड सिर्फ 12th था अभी तक, क्योंकि मैं बैचलर्स अभी यहाँ पे कर रही हूँ। और मैं करती हूँ बैचलर्स BSPI में कर रही हूँ। एंड ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मतलब प्राइवेट बिजनेस स्कूल है काइंडा। एंड मैं यहाँ पे सिंस लाइक 1.5 ईयर से ज़्यादा मुझे यहाँ पे हो चुका है। तो गाइस बेसिकली मैं हूँ एक स्टूडेंट वीज़ा पे, एंड नेक्स्ट ईयर तक मेरी मतलब स्टडी ख़त्म हो गया। आई एम स्टिल परसुइंग बैचलर्स। काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि क्या आपकी स्टडी में फाउंडेशन ईयर था। तो गाइस मेरी स्टडी में फाउंडेशन ईयर नहीं था, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आई हूँ, डायरेक्ट। आई डोंट नो क्यों नहीं था, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका फाउंडेशन ईयर रह चुका है। मेरा डायरेक्ट वीज़ा आया। आई डोंट नो अबाउट दिस, बट हम कुछ मेन पॉइंट्स की बात ज़रूर करेंगे। तो गाइस स्टार्टिंग में एक्चुअली मेरे को कभी पता भी नहीं था कि मैं यहाँ पे आके लोगों को गाइडेंस दूँगी, या मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। क्योंकि जब मैं इस प्रोसेस में थी, जैसे ही मैंने अपनी 12th स्टैंडर्ड पास किया, मैंने 12th करी है इंटरनेशनल बिजनेस एंड मैनेजमेंट में, अभी कर रही हूँ, पर 12th मैंने करी है कॉमर्स में। एंड इकोनॉमिक्स था, बिजनेस पढ़ा, अकाउंट्स पढ़ा। तो बेसिकली आपको पता ही है कॉमर्स में क्या क्या होता है। तो और यहाँ पे आके भी इंटरनेशनल बिजनेस एंड मैनेजमेंट ही पढ़ रही हूँ। इसमें भी मार्केटिंग वगैरह का रहता है थोड़ा कोर्स में मेरे, बिजनेस का भी पढ़ चुके हैं, अकाउंट्स का भी। तो जो भी इस चीज़ के रिलेटेड चीज़ें होती हैं सब पढ़ रही हूँ। और मेरा डिग्री प्रोग्राम 3 इयर्स का, एक्सक्लूडिंग फाउंडेशन ईयर, एज आई टोल्ड यू। आई वॉज प्लानिंग फॉर कैनेडा, बट कैनेडा में गई नहीं, यहाँ पर आ गई। तो कभी मैंने सोचा नहीं था यहाँ पे आऊँगी और लोगों को गाइडेंस दूँगी। इवन क्योंकि मेरा खुद कैनेडा का था। बट एनीवेज अब तो मैं जर्मनी में हूँ, तो जर्मनी की बात करते हैं। तो गाइस देखो, सबसे पहले लोग मुझे पूछते हैं आपने आइल्स करी है यहाँ पे आने से पहले। तो हाँ, मैंने आइल्स करी है। मेरा बैंड स्कोर ओवरऑल 6.5 था, और ईच में 6 से अबव ही थे। मतलब आई थिंक लिसनिंग में 8 थे, राइटिंग में 6.5 थे। मतलब हाँ, मतलब सब में 6 से अबव ही थे। तो गाइज़ अगर हम इसी के रिलेटेड फर्दर बात करें, तो काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि आइल्स और पीटी के उसके बिना आ सकते हैं हम यहाँ या नहीं। तो अगर मैं बोलूँ तो नहीं आओ। मतलब अगर स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो तो आइल्स पीटी के बिना, पीटी तो चलो छोड़ो, पीटी काफ़ी कम एक्सेप्ट करते हैं। आइल्स मेजरली आइल्स ही करो यहाँ पे आना है। तो कि कुछ लोग कहते हैं हम आइल्स के बिना नहीं आ सकते, तो मैं तो कहूँगी कि मत ही आओ, क्योंकि उसके लिए भी काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं। मतलब मैंने सुना है कि उसके लिए भी आपको कुछ ऐसा अपना बैकग्राउंड शो करना पड़ता है कि आपका इंग्लिश के रिलेटेड काफ़ी तगड़ा बैकग्राउंड रहा है, ऐसा कुछ शो करना पड़ता है अगर आप आइल्स के बिना आ रहे हो। अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर आप इसके बारे में मेरे साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो जो मुझे नहीं पता, आप वो भी शेयर कर सकते हो। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा खुला है। तो बट मैं जो बोलना चाहूँगी, आइल्स के साथ आओ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी आपकी मांग लेती है आइल्स। अगर यूनिवर्सिटी ना मांगे तो कल को लास्ट मोमेंट पे एम्बेसी मांग लेती है। तो कर कर रखोगे तो बेटर ही रहेगा, कुछ नहीं पता कब कौन सा डॉक्यूमेंट मांग लेना। 6 ओवरऑल भी रहता है, और ईच में मतलब 6 बैंड होने चाहिए आपके। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है टोटल हमारे हर मॉड्यूल में कितने बैंड होते हैं, तो हर में ऑलमोस्ट 6 होने चाहिए। ये तो रहा आपका आइल्स के रिलेटेड, क्लियर कर दिया मैंने एग्जैक्ट पॉइंट। और यही कई बार रिजेक्शन का रीज़न रहता है, क्योंकि लोग 5.5 देखो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं, और लोग बिना इस चीज़ को जाने कईयों के 5 या 4.5 भी अगर किसी के एक सिंगल मॉड्यूल में रहे होते हैं और वो अप्लाई कर देते हैं। ये रेयर है कि चलो मतलब हो सकता है एक्सेप्ट, मैं नहीं कहती, बट रिस्क रहता है। और सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो वो है लो एकेडमिक स्कोर। अब मेरे +2 में कितने थे मैं वो भी बता देती हूँ। 10th में 87 थे या 12th में 87 थे, आई एम नॉट श्योर। मतलब 84 10th में थे या
ट्वेल्थ में थे ये भी मैं श्योर नहीं हूँ, मतलब 84 87 में से दोनों में से एक मेरा ट्वेल्थ का रहा है। तो ये लो तो नहीं मैं इसको कह सकती। तो अगर आपका मतलब स्कोर भी कई बार लेस होता है एकेडमिक, उसका भी एक रिजेक्शन का रीज़न हो सकता है। ये आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ लो एकेडमिक स्कोर है तो नहीं होगा एक्सेप्ट, आपको रीज़न जस्टिफाई करना आना चाहिए। आप किसी एजेंसी से मतलब कंसल्टेंसी से लगवा रहे हो तो उनको ये रीज़न प्रॉपर जस्टिफाई करना चाहिए कि क्यों रहा लो एकेडमिक स्कोर या कैसे या जो भी। अब अगर हम इसी से रिलेटेड थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है कि आपका मतलब जो गैप है, कई बार लोगों का गैप रहता है। देखो आई थिंक 1 ईयर से ज़्यादा गैप हो जाए तो शायद तब कंसिडर होता है। तो आपको गैप जस्टिफाई करना आना चाहिए। मतलब किसी भी रीज़न की वजह से गैप रहा है, आप उसको जस्टिफाई करो अच्छे से। टोटली ऐसा नहीं मैं कह रही कि आप कंसल्टेंसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लो। देखकर अगर आप कंसल्टेंसी से भी अप्लाई कर रहे हो, उस चीज़ को मैं बुरा नहीं कह रही क्योंकि मैं खुद कंसल्टेंसी से आई हूँ यहाँ पे, और उस चीज़ को जस्टिफाई करना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गैप रहा है तो आप उसको अनदेखा कर लो। यहाँ पे एक एक डॉक्यूमेंट मैटर करता है। कोई भी रीज़न से गैप रहा है, कितने भी साल का गैप रहा है, तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अगर मैं नेक्स्ट रीज़न की बात करूँ तो गाइज वो है SOP। देखो बेसिकली आप स्टडी के लिए क्यों आ रहे हो, क्यों आपने जर्मनी चूज़ किया, वॉट आपको SOP प्रॉपर डिफाइन करनी है। कई लोगों की SOP में इतनी कमियां होती हैं और SOP में कई बार वो एजुकेशन का रीज़न ही नहीं जस्टिफाई कर पाते। तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग यहाँ पे सिर्फ माइग्रेशन के लिए आ रहे हो, स्टडी के लिए एजुकेशन के लिए नहीं आ रहे। तो ये भी एक रीज़न बन जाता है कि आपकी SOP डिफाइंड नहीं होती और आपका रिजेक्शन आ जाता है। मेरे को कमेंट्स आए थे कुछ कि रिजेक्शन हमारा आ गया, जर्मनी के लिए अप्लाई किया था। तो गाइस कंसल्टेंसी के थ्रू भी अप्लाई करो तो एटलीस्ट SOP आप अपनी रीड करो, उनको बोलो मुझे SOP भेजो, आप पूरा पढ़ो कि जस्टिफाइड है या नहीं है। ये चीज़ गाइज बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो तो उन लोगों को क्लियर होना चाहिए कि आप एजुकेशन के लिए ही आ रहे हो। और गाइज अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ इंटरनेशनल बिजनेस एंड मैनेजमेंट। और जैसे कि मैंने आपको कहा, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और मैंने कॉमर्स भी 12th में करी थी। यार मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रही हूँ और बीच में कुछ ना कुछ कर दूंगी ऐसा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो की मैं बता देती हूँ मैं। मतलब मैंने 12th में कॉमर्स करी है और इसीलिए अगला कोर्स भी देखो मैं सोच रही थी, मैंने अपने एजेंट से ये बात भी की थी कि मैं नर्सिंग में नहीं कर सकती क्योंकि मुझे मेरा ऐसा था कि 12th में ले तो लिया कॉमर्स, आगे मेरा इंटरेस्ट थोड़ा बदल गया गाइस। मुझे थोड़ा नर्सिंग में जाने का दिल कर रहा था, या थोड़ा मतलब मेरा दिमाग ऐसा था कि मुझे नहीं बिजनेस नहीं करना। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे उसने कहा कि आपको कोर्स अपना स्टडी के रिलेटेड लेना चाहिए। उसका मतलब मतलब वो था गाइडेंस थी एक तरह की। एंड आई थिंक कईयों का ये भी रीज़न रहता है कि 12th में कुछ और किया होता है, यहाँ आके अचानक से किसी और चीज़ के लिए अप्लाई कर पाते हैं, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। कुछ नहीं पता कब किस्मत माड़ी हो, कौन सा रीज़न वो पकड़ लें। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ एक एक रीज़न एटलीस्ट जस्टिफाई करो, एक एक रीज़न ध्यान में लेके चलो, एक एक पॉइंट जो मैं आपको बोल रही हूँ। ऐसा है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, समझ लो कोई बिजनेस बैकग्राउंड से है मेरी तरह, तो यहाँ पे आके भी बिजनेस के रिलेटेड हो तो थोड़ा क्लियर रहता है ना, बंदे शक नहीं पड़ता उनके दिमाग में। क्योंकि मैं जैसे कि आपको पहले एक रीज़न बताया कि वो कहीं ये ना सोच लें कि आप माइग्रेशन के लिए आ रहे हो, आपको एजुकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल नया ये जो ट्रेंड, आजकल क्या मेरे टाइम पे भी था, ये जो इंटरव्यू का ट्रेंड है। इंटरव्यू आई मीन जब आपका प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने मेरी प्रोसेस वाली वीडियो नहीं देखी कि क्या क्या प्रोसेस रहता है, APS ब्लॉक अकाउंट वो सब, तो वो वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वीज़ा के टाइम पर। बेसिकली बहुत सिंपल है अगर आप 12th के बाद आ रहे हो। तो लास्ट प्रोसेस का आई थिंक लास्ट यही होता है कि आपका इंटरव्यू होता है एम्बेसी का वो। तो मेरा वो इंटरव्यू नहीं हुआ था। मेरा भाई ऐसा लग रहा है प्रोसेस बहुत स्मूथ गया हुआ है। मेरा ना इंटरव्यू ना फाउंडेशन ईयर, भाई टचवुड नज़र लगा दोगे। तो गाइस इंटरव्यू में ऐसा रहता है कि अगर कईयों का इंटरव्यू भी क्लियर नहीं होता, आपको एटलीस्ट अपनी फील्ड के रिलेटेड, कईयों को फील्ड में क्या बोलो यार, कई बिजनेस बैकग्राउंड के लिए जा रहे थे, उनको साइंस के क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने। तो थोड़ा इंटरव्यू के लिए होता है कि कई बार इंटरव्यू में ऐसी गड़बड़ हो जाती है कि आप जस्टिफाई नहीं कर पाते कि आप एजुकेशन के लिए जा रहे हो, क्यों जर्मनी चूज़ किया। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं।
तो वो भी एक रीज़न रह जाता है। ये भी पता नहीं होता किसका इंटरव्यू डल जाए किसका ना डले, क्योंकि मेरा तो इंटरव्यू नहीं डला था, वहाँ पे ही मेरी फ्रेंड का डला था। कई लोग यहाँ पे फेक डॉक्यूमेंटेशन अप्लाई कर देते हैं, फेक कोई सर्टिफिकेट बना लिया, फेक डिग्री बनवा ली, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं चलेगी गाइज़। यहाँ पे एक एक डॉक्यूमेंट अच्छे से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फेक डॉक्यूमेंट्स तो भूल जाओ, मैं कह रही हूँ रिस्क मत लो, मत अप्लाई करो ऐसा कुछ भी कि जो आपके वीज़ा प्रोसेस में एक हर्डल बन जाए। बेसिकली ऐसे भी कोई फेक डॉक्यूमेंटेशन जो आपने करी नहीं है आप वो अप्लाई कर दो, कोई भी। और सिर्फ गलत डॉक्यूमेंटेशन की भी बात नहीं कर रही, कई सही डॉक्यूमेंटेशंस जो क्लियर नहीं है। सपोज़ करो कोई फोटोग्राफ है जो ऐसी क्लियर नहीं है, आपकी प्रॉपर हर एक चीज़ नहीं पता लग रही उसमें, वो भी मत करना। एकदम क्लियर कट डॉक्यूमेंटेशंस आपको अप्लाई करनी है, तो ये हर्डल नहीं बनेगा आपकी प्रोसेस में। ये वीडियो आप सबको सेंड कर दो जो भी अप्लाई कर रहे हैं, ताकि उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाए, जो भी थोड़ा बहुत मैं हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो गाइस, आप शेयर भी नहीं करते मेरी वीडियो, हाइप कर देते हो, लाइक कर देते हो, सब्सक्राइब कर देते हो, शेयर भी कर दिया यार। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट की है कि ब्लॉक अकाउंट। आपको पता है जब आप अप्लाई करते हो तो करेंसी का ऊपर नीचे रहता है। यूनिवर्सिटी फ़ीस का भी ऐसा होता है कि जो आज का रेट चल रहा है उस हिसाब से आप ट्रांसफ़र कर रहे हो ना यूनिवर्सिटी को फ़ीस, क्योंकि इंडियन रुपीज़ में फिर कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, ऐसे ही होता है। अब यही चीज़ ब्लॉक अकाउंट में भी होगी जब आप जमा करवाओगे। गाइज ब्लॉक अकाउंट का एक एक पैसा एग्जैक्ट डालना चाहिए आपको। अगर इतने से भी पैसे कम हुए ना तो ये भी रिजेक्शन का रीज़न बन सकता है। 20-30 यूरो भी, सिर्फ 20-30 यूरो भी रिजेक्शन का रीज़न बन सकता है। आपको इस चीज़ का पता है? तो 11,904 याद रखा हुआ है मैंने देख कर एग्जैक्ट, इतना आई थिंक इतना चल रहा है 2026 में, फिर भी एक बार आप चेक कर सकते हो। ये अमाउंट है और इतना आपको जमा करवाना है ब्लॉक में। तो ये भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए गाइस। मेरे टाइम पे तो इतना नहीं था, मेरे टाइम पे 10 लाख कुछ था, लाइक 10,000 समथिंग यूरो। इस बार बढ़ गया, इसी साल बढ़ा आई थिंक सो। कईयों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि हम यहाँ पे APS के बिना आ सकते हैं या नहीं। मेरी मतलब जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने अभी तक ऐसा नहीं सुना कि कोई यहाँ पे मतलब APS के बिना आया हो, स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा पे। मतलब APS रिक्वायर्ड है, क्योंकि गाइज APS में ही तो वो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड चेक करते हैं और ये मैंडेटरी है। तो अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है ना कि आपको APS नहीं चाहिए, आई थिंक तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। APS जर्मन एम्बेसी में ज़रूरी है, इसमें आपके सारा एकेडमिक बैकग्राउंड चेक होता है, डॉक्यूमेंटेशंस एंड ऑल, तो आई थिंक सो इट इज़ मैंडेटरी। एक और डॉक्यूमेंट था जो मुझे मेरे स्कूल से ही मिला था, स्पेशली स्कूल वाले करेक्टर सर्टिफिकेट भी देते हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी देते हैं, बट उसमें से आई थिंक मेरा एक यूज़ हुआ था, वो मैंने अपने 12th वाले स्कूल से लिया था, 10th वाले से नहीं। वो था LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। मैं अपने स्कूल गई एंड आई आस्क्ड फॉर LOR एंड उन्होंने बना के प्रिंट करके दे दिया। आई थिंक आई कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स, बट अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। And guys, I know it's an informative video, but I'm going for a hike tomorrow and आप वो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये मेरी वीडियो बहुत सारे जने देखते हैं और मेरे डेली व्लॉग्स कोई नहीं देखता। फिर जितनी मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस गाइस, क्यों आपको इंटरेस्ट नहीं है क्या मेरे व्लॉग्स में? कल जाऊंगी मैं हाइकिंग के लिए एंड इट्स वेरी नाइस प्लेस। वहाँ पे मैं एक बार बीच पे जा चुकी हूँ, बट हाइक नहीं कर पाए थे, 2-3 घंटे की हाइक। गाइस वीडियो देखना मत भूलना एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है फील फ्री टू आस्क। एंड गाइज इसी के साथ हम करते हैं आज का व्लॉग एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को हाइप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना ही पड़ेगा। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।